आज की कहानी का नाम है अमेरिकन स्नाइपर। यह कहानी है एक खतरनाक स्नाइपर की जिसने युद्ध के दौरान 200 से ज्यादा आतंकवादियों को हेडशॉट मारा। यह स्नाइपर अमेरिका के इतिहास का सबसे घातक स्नाइपर माना गया है और आज भी इसे द लेजेंड के नाम से जाना जाता है। कहानी शुरू होती है और हमें इराक का दृश्य दिखाया जाता है। फिलहाल इराक के हालात काफी खराब हैं क्योंकि अलकायदा के आतंकियों ने पूरे इराक को अपना घर बना रखा है। पिछले कुछ महीनों में अलकायदा के आतंकियों ने अमेरिका में बहुत से हमलों को अंजाम दिया है और इन हमलों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इधर यूएस ने भी अपनी सेना की कई टुकड़ियों को इराक भेजा है क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि उन सभी हमलों का मास्टरमाइंड इराक में छुपा बैठा है। शहर में रोजाना कई ऑपरेशन चलाए जाते हैं जिसमें आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है। ऐसे ही एक मिशन के दौरान हम एक स्नाइपर को देखते हैं जिसका नाम है क्रिस काइल। यहाँ क्रिस अपनी उस टीम को कवर दे रहा है जो पेट्रोलिंग के लिए बाहर गई है। प्लान के मुताबिक सोल्जर्स की एक टीम घर घर जाकर आतंकियों की खोज करेगी और एक स्नाइपर की टीम उन्हें ऊपर से कवर करेगी। क्रिस अपनी पोजीशन पर बैठा होता है कि तभी उसकी नज़र एक औरत पर जाती है जो कि अपने बच्चे के साथ होती है। यहाँ क्रिस ये नोटिस करता है कि वो औरत अपने हाथों को मूव नहीं कर रही है, मानो उसने अपने हाथों में कुछ छुपा रखा हो। तभी वो औरत एक ग्रेनेड को बाहर निकालती है और अपने बच्चे को पकड़ा देती है और उसका बच्चा भी उस ग्रेनेड को लेकर आर्मी वालों की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ क्रिस भी उस बच्चे को देख रहा होता है पर उसका दिल उस बच्चे को शूट करने की गवाही नहीं देता। पर अगर उसने उस बच्चे को नहीं मारा तो उसके बहुत से साथी मारे जाएंगे और अब ना चाहते हुए भी क्रिस को यह शॉट लेना पड़ता है। और अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। ये वो वक्त है जब क्रिस एक छोटा बच्चा था और अपने पिता के साथ शिकार पर आया था। तभी उसने गोली चलाई और एक हिरण का शिकार किया। अब एक्साइटमेंट में आकर उसने अपने राइफल को वहीं फेंक दिया और शिकार को देखने चला गया। अब यह देखकर क्रिस के फादर थोड़े नाराज हो जाते हैं और अपने बेटे को समझाते हैं कि उसे हमेशा ही अपने हथियारों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब सालों बाद क्रिस काउबॉय बन चुका है। एक दिन जब वो अपने काम से घर आता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है और यह देखकर क्रिस पूरी तरह से टूट जाता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को घर से निकाल देता है और अपने गम को भुलाने के लिए शराब की बोतलों का सहारा लेता है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ आती है जिसमें यह बताया जाता है कि अलकायदा के आतंकियों ने यूएस एम्बेसी पर हमला कर दिया है और इस हमले में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब यह सब देखकर क्रिस को काफी दुख होता है और ना जाने कहां से उसके दिमाग में सोल्जर बनने का ख्याल आता है। वो डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा यूएस सोल्जर बनेगा और अपनी कंट्री को सर्व करेगा। कुछ दिनों बाद क्रिस आर्मी का इंटरव्यू देने पहुंच जाता है और लकीली उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान उसे अलग अलग टास्क को करना होता है जो कि एक सोल्जर को मेंटली और फिजिकली फिट बनाती है। हालांकि इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाना सबके बस की बात नहीं थी और कई लोगों ने तो उसे बीच में ही छोड़ दिया। पर क्रिस आखिर तक टिका रहा। ट्रेनिंग के दौरान क्रिस की स्नाइपिंग एबिलिटीज को देखकर उसका सीनियर उससे काफी खुश होता है और उसकी स्नाइपर की ट्रेनिंग को बढ़ा देता है ताकि क्रिस एक अच्छा स्नाइपर बन सके। कई महीनों की ट्रेनिंग और हार्ड वर्क के बाद अब क्रिस बैटलफील्ड में उतरने के लिए तैयार था। यहाँ क्रिस के साथ साथ और भी कई लोगों ने इस ट्रेनिंग को पूरा कर लिया और अब जल्द ही इन सभी को जंग में भेजा जाएगा। अब इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्रिस और उसके बाकी दोस्त एक बार में पहुंचते हैं। यहाँ क्रिस की मुलाकात ताया नाम की एक लड़की से होती है। क्रिस और ताया को एक दूसरे की कंपनी काफी पसंद आती है और अगले दिन से वो एक साथ काफी वक्त बिताने लगते हैं। इनकी यह दोस्ती जल्दी प्यार में बदल जाती है और बहुत जल्द ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। एक दिन क्रिस टीवी पर न्यूज़ देखता है जिसमें 9/11 के अटैक के बारे में बताया जा रहा था और इस अटैक की जिम्मेदारी ली थी एक आतंकी संगठन ने जिसका नाम था अलकायदा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब क्रिस और ताया ने एक दूसरे से शादी कर ली। अपनी शादी वाले दिन क्रिस को यह खबर मिली कि उसे अपनी टीम के साथ इराक के युद्ध में शामिल होना है क्योंकि अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकवादी इराक में छुपे बैठे हैं। क्रिस को यह जानकर काफी खुशी होती है कि उसे भी युद्ध में शामिल कर लिया गया है। अपनी शादी के बाद क्रिस इराक के लिए निकल जाता है और यह था इराक में उसका पहला टूर। क्रिस इराक पहुंचता है और उसकी स्नाइपिंग एबिलिटीज को देखते हुए उसे इस युद्ध में एक स्नाइपर का रोल दिया जाता है।
क्रिस का काम है अपने साथियों की रक्षा करना। वो उन पर नजर बनाए रखेगा और अगर कोई खतरा उनकी तरफ बढ़ेगा तो वो उसे दूर से ही एलिमिनेट कर देगा। लेकिन इस युद्ध में क्रिस एक अकेला स्नाइपर नहीं है और यहाँ कोई और भी है जो यूएस सोल्जर्स के खून का प्यासा है। यहाँ क्रिस का एक साथी उसे बताता है कि अलकायदा के आतंकियों में एक खतरनाक स्नाइपर भी शामिल है जो 500 गज की दूरी से ही अपने टारगेट को मार देता है और उस स्नाइपर का नाम है मुस्तफ़ा। वो बताता है कि मुस्तफ़ा का निशाना अचूक है, वो हमारे बहुत से सोल्जर्स को मार चुका है और उसने उन सभी को हेडशॉट दिया था। लेकिन यहाँ क्रिस को इन बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। प्लान के मुताबिक वह अपनी पोजीशन ले लेता है और अपनी उस टीम को कवर देता है जो पेट्रोलिंग के लिए बाहर गई थी। और अब कहानी आती है रियल टाइम में। क्रिस ने उस बच्चे को गोली मार दी और वो वहीं ढेर हो गया, लेकिन उसके मरते ही उसकी माँ ने उस बॉम्ब को उठा लिया और उसे लेकर आगे बढ़ने लगी और क्रिस को ना चाहते हुए भी उस लेडी को शूट करना पड़ा। क्रिस ने इराक में आते ही एक औरत और एक बच्चे को मार दिया था और ऐसा करके उसे काफी दुख हो रहा था। पर जब उसकी टीम ने इस बात की सराहना की तो उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। अगले दिन क्रिस दोबारा से अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाता है और अपनी टीम को कवर देने लगता है। तभी उसकी नजर एक कार पर जाती है जो तेज रफ्तार से उसकी टीम की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ क्रिस ने फिर से अपना कमाल दिखाया और कार के ड्राइवर को एक हेडशॉट दे दिया और गाड़ी समय रहते रुक गई और उसके रुकते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ और एक बार फिर क्रिस ने बहुत से सोल्जर्स की जान बचा ली थी। उस दिन उसने 2 और आतंकियों को मारा जो यूएस सोल्जर्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। अब उस शाम हम मुस्तफ़ा यानी कि अलकायदा के स्नाइपर को भी देखते हैं और वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था। तभी उसके निशाने पर एक यूएस सोल्जर आ गया और मौका पाते ही उसने उस सोल्जर को हेडशॉट दे दिया। इधर क्रिस को इराक आए पूरे 3 दिन गुजर चुके थे और इन 3 दिनों में उसने 8 आतंकवादियों को मार गिराया था। क्रिस की काबिलियत को देखकर उसके साथी उससे काफी खुश थे और वो सभी उसे द लेजेंड के नाम से बुलाने लगे। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन क्रिस को ताया का कॉल आता है और हम देखते हैं कि अब ताया प्रेग्नेंट है। यहाँ क्रिस ताया से उसकी तबीयत पूछता है और यह दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस का सीनियर सभी सैनिकों के साथ एक मीटिंग करता है और उन्हें एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम था अबू मुसाब अल जरकावी। क्रिस का सीनियर बताता है कि जरकावी अलकायदा का लीडर है और अमेरिका में जो अटैक्स हुए थे वो भी इसी ने कराए थे, इसलिए हमें हर हाल में इस आतंकवादी को खत्म करना है और इसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है घर घर जाकर इसकी खोज करना। ऑपरेशन शुरू होता है और सोल्जर्स की एक यूनिट घर घर जाकर जरकावी को ढूंढने लगती है। इधर क्रिस भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा होता है और अपने साथियों को कवर करता है। हालांकि वो भी ग्राउंड मिशन पर जाना चाहता था क्योंकि उसका मानना है कि वो एक स्नाइपर होने के साथ साथ ग्राउंड सोल्जर का भी रोल निभा सकता है। इस मिशन के दौरान क्रिस के बहुत से साथी घायल हो जाते हैं क्योंकि जब वो घर के अंदर होते हैं तो क्रिस उन्हें देख नहीं पाता और उन्हें कवर नहीं कर पाता, इसलिए अब वो भी एक ग्राउंड टीम का हिस्सा बन जाता है और घर घर जाकर जरकावी को ढूंढने लगता है। इसी दौरान वो एक घर के अंदर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक फैमिली मिलती है। यहाँ क्रिस को इस आदमी पर शक होता है और वो इसे पकड़कर इससे जरकावी के बारे में पूछता है। इस पर यह आदमी कहता है कि मैं तुम्हें जरकावी का पता दे दूंगा, पर उसके बदले में मुझे $1,00,000 चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल सकूं। इसके बाद क्रिस की टीम वापस अपने बेस पर आती है और अपने चीफ को पूरी बात बताती है। यहाँ क्रिस का चीफ कहता है कि अगर उस आदमी के पास सच में कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसे $1,00,000 दे देंगे। इसके बाद क्रिस की टीम पैसे लेकर उस आदमी के घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा को, जो कि अपने पोजीशन लेकर बैठा होता है और जैसे ही उसे क्रिस की टीम दिखाई देती है वो उन पर गोलियां बरसाने लगता है। यहाँ क्रिस मुस्तफ़ा के लोकेशन को जानने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। इधर जरकावी इस आदमी के घर आता है क्योंकि उसे यह बात पता लग गई थी कि यह आदमी यूएस सोल्जर्स की मदद कर रहा है, इसलिए वो उसे और उसके बेटे को जान से मार देता है और वहां से चला जाता है। काम के खत्म होते ही मुस्तफ़ा भी अपनी फायरिंग को रोक देता है और वहां से निकल जाता है। अब यह सब देखकर क्रिस को काफी गुस्सा आता है और वो हर हाल में मुस्तफ़ा को मारना चाहता है, पर इसके लिए उसे थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि उसका पहला इराक टूर यहीं खत्म होता है। इसके बाद वह अपने घर लौट जाता है और ताया उसे एयरपोर्ट पर लेने आती है। अब क्रिस घर तो लौट आया था पर उसका दिमाग अभी भी जंग के मैदान में था।
वह सारा दिन अपने ख्यालों में डूबा रहता और टीवी पर युद्ध की खबरों को देखता रहता। एक दिन ताया के पेट में अचानक से दर्द बढ़ने लगा, इसलिए वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचे और यहाँ ताया ने एक लड़के को जन्म दिया। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और क्रिस का दूसरा इराक टूर शुरू हो जाता है। जब क्रिस इराक पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसकी काबिलियत को देखते हुए उसका प्रमोशन कर दिया गया है और अब वो एक आर्मी चीफ है। यहाँ क्रिस का सीनियर उसे बताता है कि तुम पूरे इराक के सबसे मोस्ट वांटेड आदमी बन चुके हो और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जरकावी, और उसने तुम्हारे सर पर $2 लाख का इनाम भी रखा है। लेकिन क्रिस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। इराक आते ही वो एक टीम बनाता है और जरकावी की तलाश जारी रखता है। इस दौरान क्रिस की टीम को यह खबर मिलती है कि अब जरकावी उनके आसपास ही है और यह जानकर वो अपने मिशन को और तेज कर देते हैं। इस दौरान वो एक घर के अंदर एंटर होते हैं जहां उन्हें एक फैमिली मिलती है। वो उस फैमिली के हेड से जरकावी के बारे में पूछते हैं, लेकिन यह आदमी कहता है कि उसे जरकावी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ क्रिस की टीम यह फैसला करती है कि वो इसी घर में छुपे रहेंगे और आसपास के मूवमेंट पर नजर रखेंगे। अब यहाँ इनकी किस्मत साथ देती है और इन्हें जरकावी एक बिल्डिंग में एंटर होता दिख जाता है। अब क्रिस की टीम भी घात लगाकर बैठ जाती है ताकि जैसे ही जरकावी बिल्डिंग के बाहर निकले वो उसे जान से मार दें। अभी यह बातें चल ही रही होती हैं कि तभी इस घर का मालिक इन सभी के पास आता है और उन्हें खाने पर इनवाइट करता है। वो इनसे कहता है कि आज हमारे घर पर दावत है और हम कभी भी दावत अकेले नहीं खाते। क्रिस की टीम भी इसके लिए राजी हो जाती है और वो सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी क्रिस की नज़र पड़ती है इस आदमी की एल्बो पर, जो कि बुरी तरह से घिसी हुई थी। एल्बो का यह हाल तब होता है जब कोई घंटों तक उसके सहारे बैठा रहता है, जैसे कि स्नाइपिंग करते वक्त। यहाँ क्रिस को इस आदमी पर शक होता है, इसलिए वह चुपके से वहां से निकल जाता है और पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। और इस दौरान उसे एक सीक्रेट चैम्बर में हथियारों की पूरी दुकान मिलती है। वो फौरन इस आदमी के पास आता है और इसे दबोचकर एक कोने में ले जाता है और काफी धमकाने के बाद आखिरकार यह आदमी अपना मुंह खोल देता है। वो सभी को बताता है कि जरकावी सामने वाली बिल्डिंग में छुपा हुआ है और वह मुझे जानता है। अब क्रिस की टीम भी अपनी पोजीशन ले लेती है और इस आदमी को जरकावी के पास भेज देती है। ये आदमी धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगता है और वहां पहुंचकर दरवाजे पर नॉक करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है क्रिस की टीम उन पर पागलों की तरह गोलियां बरसाने लगती है। अब फायरिंग की आवाज को सुनकर जरकावी भी अलर्ट हो जाता है और एक सुरंग से होता हुआ घर के बाहर आता है और एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। लेकिन अभी वो यहाँ से भाग पाता उससे पहले क्रिस की टीम ने उसकी गाड़ी को गोलियों से भून दिया और तभी एक धमाका हुआ और इस धमाके में जरकावी मारा गया। इधर मुस्तफ़ा को भी जरकावी के मौत की खबर लग जाती है और वह भी गुस्से से आग बबूला होने लगता है और अब उसने ठान लिया कि अब वो क्रिस की टीम के एक एक आदमी को चुन चुन कर मारेगा। अब क्रिस का दूसरा टूर भी खत्म हो गया और वह अपने घर लौट आया, लेकिन यह जंग उसके दिमाग में बैठ चुका है और उसे एक नॉर्मल लाइफ बिताने में काफी परेशानी हो रही है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब ताया एक बेटी को जन्म देती है। जब क्रिस हॉस्पिटल में होता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी जोर जोर से रोई जा रही है और यह देखकर वो हॉस्पिटल की नर्स पर चिल्लाने लगता है। अब क्रिस का ऐसा बिहेवियर देखकर ताया को भी उसकी फिक्र होने लगती है। वो क्रिस से कहती है कि तुम पूरी तरह से बदल चुके हो, तुम भले ही मेरे साथ हो पर तुम्हारा दिमाग अभी भी जंग के मैदान में है। लेकिन यहाँ क्रिस ताया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अगले कुछ दिनों में ही उसका तीसरा टूर भी शुरू हो जाता है। क्रिस इराक पहुंचता है और अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर उसे काफी अच्छा लगता है। अब एक दिन क्रिस अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग पर निकला होता है। ये सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं और एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मुस्तफ़ा को, जो अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था, वो गुस्से से लाल था और उसे हर हाल में जरकावी की मौत का बदला लेना था। तभी उसे क्रिस की गाड़ी दिख जाती है और वो गोली चला देता है और गोली आकर लगती है ड्राइवर को। हालांकि सभी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए सबकी जान बच जाती है। लेकिन अब क्रिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने एक साथी के साथ एक बिल्डिंग के छत पर चला जाता है ताकि वो मुस्तफ़ा की लोकेशन को पता कर सके। क्रिस के इस साथी का नाम था बीगल्स। यहाँ क्रिस और बीगल्स आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मुस्तफ़ा एक और गोली चलाता है और गोली आकर लगती है बीगल्स को।
यहाँ क्रिस उसके लोकेशन को जानने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं था। इसीलिए वो फौरन बीगल्स को लेकर नीचे आता है और सभी उसे बेस पर लेकर जाते हैं। अब बीगल्स की यह हालत देखकर क्रिस और उसके सभी साथी आग बबूला होने लगते हैं और वो सभी फौरन मुस्तफ़ा की खोज में निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुस्तफ़ा अभी भी अपनी पोजीशन पर बैठा हुआ था और अब क्रिस की पूरी टीम उसके निशाने पर थी। यहाँ मुस्तफ़ा ने क्रिस के एक और साथी को मार डाला, जिसका नाम था मार्क। अब मार्क को मरता देख क्रिस पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि ये दोनों ट्रेनिंग कैंप से ही एक दूसरे के दोस्त हैं। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए क्रिस के तीसरे टूर को यहीं खत्म कर दिया गया। इसके बाद क्रिस घर आ गया और मार्क के फ्यूनरल को अटेंड किया। फिर वो बीगल से मिलने हॉस्पिटल गया और उससे वादा किया कि वह मुस्तफ़ा को जान से मार देगा। एक रात जब वो ताया के साथ था तो वो उससे अजीबो-गरीब बातें करने लगा, मानो वो कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने साथियों की तरह ही मरने वाला है। अब यह सब सुनकर ताया काफी घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो क्रिस से कहती है कि तुम अभी के अभी आर्मी को छोड़ दो। इस पर क्रिस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे रहते ही मेरे सभी साथी खुला घूम पाते हैं और अगर मैं वहां नहीं रहूंगा तो मुस्तफ़ा एक एक करके सभी को मार डालेगा। इस पर ताया उससे कहती है कि अगर तुम जंग में वापस गए तो शायद जब तुम लौट कर वापस आओ तो हमें अपने पास ना पाओ। थोड़े दिनों बाद क्रिस का चौथा इराक टूर भी शुरू हो जाता है। इसी दौरान उसे यह बात पता लगती है कि बीगल्स अपनी सर्जरी के दौरान मारा गया। अब यह सुनकर क्रिस को काफी दुख होता है, क्योंकि बीगल्स उसका सबसे अच्छा दोस्त था। थोड़ी देर बाद क्रिस का सीनियर सभी के साथ एक मीटिंग करता है और उन सभी को बताता है कि हमारे इंजीनियर्स शहर के बीचों बीच एक दीवार बना रहे हैं, जिससे हमें जंग में काफी मदद मिलेगी। लेकिन उस इलाके में एक स्नाइपर है जो हमारे सोल्जर्स को मारता जा रहा है और खबर मिली है कि यह स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा है। अब मुस्तफ़ा का नाम सुनते ही क्रिस की पूरी टीम उसे मारने के लिए निकल पड़ती है। वो लोकेशन पर पहुंचते हैं और क्रिस अपना निशाना लगाकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं मुस्तफ़ा को और वह भी अपनी पोजीशन में बैठा होता है। तभी वो एक गोली चलाता है और वह आकर लगती है एक यूएस सोल्जर को। अब क्रिस भी इस गन फायर को सुन लेता है और फाइनली उसे मुस्तफ़ा की लोकेशन का पता लग जाता है, लेकिन वो उनसे 2000 गज यानी कि 1.8 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर आसान शब्दों में कहें तो क्रिस और मुस्तफ़ा के बीच 21 फुटबॉल ग्राउंड जितनी दूरी थी और इतनी दूर से एक शॉट को ले पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। यहाँ क्रिस सभी को बताता है कि मुस्तफ़ा मेरे निशाने पर है और वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। यह सुनते ही सभी क्रिस को ये शॉट लेने से मना करते हैं, क्योंकि इस शॉट के लगने के चांसेस बिल्कुल जीरो थे। ऊपर से ये सभी लोग अलकायदा के आतंकियों से घिरे हुए थे और अगर क्रिस ने फायर किया तो उन्हें भी इनकी लोकेशन का पता लग जाएगा। यह सब देखकर क्रिस का सीनियर फौरन एक बैकअप टीम को रवाना करता है और क्रिस से कहता है कि वो गोली ना चलाए। लेकिन यहाँ क्रिस के सर पर भूत सवार था और उसे हर हाल में मुस्तफ़ा को मारना था। अब यहाँ क्रिस कुछ ऐसा करता है जो किसी भी आम स्नाइपर के लिए इम्पॉसिबल था। वो अपना निशाना लगाता है और गोली चला देता है। उसकी गोली हवा को चीरते हुए 2000 गज तक जाती है और सीधा जाकर मुस्तफ़ा को लगती है और यह था एक परफेक्ट हेडशॉट। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन अब बुरी बात यह है कि आतंकियों को भी इनकी लोकेशन का पता लग गया है और वो भी एक बड़ी संख्या में इनकी तरफ चले आ रहे हैं। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए क्रिस के सीनियर ने एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया और यूएस आर्मी हेलीकॉप्टर से बॉम्ब बरसाने लगी। हालांकि इस हमले से क्रिस की टीम भी मर सकती थी, पर इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब यह सब देखकर क्रिस काफी घबरा जाता है और उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। इसलिए वो ताया को कॉल करता है और उससे कहता है कि अब वो घर आने के लिए तैयार है। यहाँ क्रिस की किस्मत साथ देती है और उसी वक्त एक रेत का तूफान इनकी तरफ आने लगता है, जिससे किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता और इस मौके का फायदा उठाकर क्रिस की टीम वहां से निकल जाती है। और यह था क्रिस कायल का आखिरी मिशन। इसके बाद क्रिस ने आर्मी छोड़ दी और अपने घर लौट आया, लेकिन इस युद्ध ने उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर डाला था। घर आकर भी उसका दिमाग जंग के मैदान में ही खोया रहता। एक स्नाइपर होने के नाते वो छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करने लगा था। एक दिन क्रिस ताया के साथ पार्क में बैठा होता है और क्रिस का बेटा एक डॉगी के साथ खेल रहा होता है। यहाँ क्रिस को लगता है कि वो डॉगी उसके बेटे को काटने वाला है, जबकि वह सिर्फ उसके साथ खेल रहा होता है।
यहाँ क्रिस उस डॉगी को दबोच लेता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी ताया उसे आवाज देकर रोक लेती है। अपनी बिगड़ती हालत को देखते हुए क्रिस एक डॉक्टर से मिलने आता है। यहाँ डॉक्टर क्रिस से कहता है कि चारों तरफ यह बात फैल चुकी है कि तुमने 200 से ज्यादा लोगों को मारा है। क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है? इस पर क्रिस कहता है कि नहीं, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अगर मैं उन्हें ना मारता तो वो लोग मेरे भाइयों को मार देते। यहाँ डॉक्टर उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी लोगों की मदद करना चाहते हो? इस पर क्रिस कहता है हाँ। इसके बाद डॉक्टर उसे एक हॉल में लेकर आते हैं जहां बहुत से घायल सोल्जर्स होते हैं और इनसे बातें करके अब क्रिस को काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब क्रिस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताता और अपने बेटे के साथ शिकार पर जाया करता था। एक दिन एक आदमी क्रिस से मिलने आता है और वो खुद को एक सिपाही बताता है और क्रिस से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। और यहाँ क्रिस भी उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चला जाता है। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि उस दिन इस आदमी ने क्रिस कायल को मार डाला। आखिर में हमें कुछ रियल सीन्स दिखाए जाते हैं जिन्हें क्रिस की मौत के बाद फिल्माया गया था, जब पूरे अमेरिका के लोग क्रिस के सम्मान में सड़कों पर उतर आए थे। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।